बिहार की, तो ये चौंकाने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े जो बिहार से हमारे सामने है। 40 लोकसभा सीटें बिहार की, इसमें से बीजेपी प्लस को, बीजेपी गठबंधन को, रामविलास पासवान की पार्टी के साथ बीजेपी का यहां पर गठबंधन है, उसे 31 सीटें प्लस माइनस 4 सीटों के साथ। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें प्लस माइनस 2 सीट की गुंजाइश। जेडीयू शायद अपना खाता भी ना खोल पाए, और अगर खोल पाए तो सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी जेडीयू। ये चौंकाने वाले नतीजे हैं एग्जिट पोल के। आपको बता दें 4 दिन बाद नतीजे आएंगे, जब ईवीएम मशीनों से फाइनल नतीजे जनादेश निकलेगा। लेकिन जो अभी टुडे चाणक्य न्यूज 24 का जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि बिहार में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिलती दिख रही है। आरजेडी लालू यादव की अब तक 4 सीटें हैं, लालू यादव को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन 9 सीटों के आसपास सबसे बुरी स्थिति नीतीश कुमार की है, 0 से 2 के बीच। अब सवाल उठता है क्या इस पर आसानी से हम सब लोग मान लें ये मुमकिन है, क्योंकि अभी एग्जिट पोल है। शुरुआत आप ही से करते हैं। चलिए अनुराधा जी, आप कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे, क्योंकि ये बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे दिख रहे हैं, एग्जिट पोल के ये दिख रहा है, सर्वे ऐसा दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उसी दिन मानना चाहिए जबकि रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर ये माहौल है तो ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी की डंके की चोट से सरकार बनती दिख रही। आनंद प्रधान, जो बिहार का मामला है, ये सब लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि लालू यादव को फायदा हो सकता है। लालू यादव कांग्रेस के कॉम्बिनेशन से मुस्लिम यादव समीकरण और एक तरह से मोदी विरोधी वोट एकजुट होकर लालू के पक्ष में है, नीतीश कमजोर हो रहे, ये चर्चा लगातार है पिछले 2 हफ्ते से। लेकिन अब अगर इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं कि जेडीयू को 0 से 2 के बीच जेडीयू और आरजेडी को 9 सीटों के आसपास, 31 सीटें बीजेपी को। देखिए, एक हम अपने ही एग्जिट पोल पर खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि जो भी इस बीच ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी अखबारों में, जो वेटरन रिपोर्टर्स लिख रहे हैं वहां से, बिहार से, टेलीविजन चैनलों पर के जो रिपोर्टर्स वहां जाके लोगों से बात कर रहे हैं, तो उससे ये लग रहा था कि ये निश्चित तौर पर लालू और कांग्रेस के गठबंधन का वहां एक कंसोलिडेशन बढ़ रहा है, और उसके कारण बीजेपी को जितने एक्सपेक्टेड प्री पोल सर्वेज में बताया गया था उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये नतीजे आ रहे हैं, और जो आपका ये चाणक्य टुडे बता रहा है कि 38% वोट बीजेपी और उनके एलाइज को मिलने जा रहे हैं, और 29% के आसपास आरजेडी कांग्रेस को रहेंगे, इसका मतलब बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट हो गया, और उसमें फिर इस तरह के नतीजे आ सकते हैं। इसलिए कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं। वैसे आम आदमी पार्टी मुझे इस पर अभी भी आम आदमी पार्टी से बाहर का मामला है, लेकिन चूंकि आप 20-22 साल आपने जर्नलिज्म किया है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी देखें, क्योंकि बिहार में आपका बहुत स्टेक पर है भी नहीं, वो मैडम अमानुल्लाह को छोड़ दें तो क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति बिहार में बन रही है कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी करीब करीब 0 से 2 के बीच निपट जाए और इतनी जबरदस्त कामयाबी बीजेपी को? देखिए, ये अब आपने कहा कि एक संपादक के नाते, एक पत्रकार के नाते, निश्चित रूप से बिहार के अंदर जो हमारे पास भी जानकारी आ रही थी, जो जानकारी लगातार अखबारों के थ्रू भी आ रही थी, उसमें एक बात तो यह है कि बीजेपी को वहां गेन होने वाला है, जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होने वाला, आरजेडी और कांग्रेस को फायदा होने वाला। लेकिन मैं इसको कहने के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने 2004 और 2009 के एग्जिट पोल की भी स्टडी की है। वो स्टडी बिल्कुल साफ बताती है कि बीजेपी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा ओवर एस्टिमेट की जाती है, कांग्रेस दूसरे गठबंधन को, थर्ड फ्रंट को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि एक तरीके से अर्बन वोटर्स होते हैं, पढ़े लिखे वोटर, बीजेपी का वोटर बड़ा वोकल होता है। तो मैं आप एक बात जी, बिहार के बारे में ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे कम अर्बनाइज्ड अगर कोई स्टेट है तो बिहार है, तो इसलिए अर्बन सेंटर वहां बहुत कम है। मुझे दूसरा, लालू प्रसाद यादव का जो वोटर है, यादव वोटर, वो बहुत वोकल है और बहुत एग्रेसिव है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी वोटर आप कुछ करें। नहीं, मैं ये कह रही थी कि बीजेपी ने बिहार में पहली दफा सोशल इंजीनियरिंग भी की है। इस बात को आप लोग प्लीज इग्नोर नहीं कीजिएगा कि बिहार जैसा स्टेट है, वहां पर कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और बीजेपी ने इस बार पहली दफा रामविलास पासवान के साथ मिलकर और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर एक सोशल फैब्रिक, सोशल इंजीनियरिंग की, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम ये 6 से 7% का वोट बैंक है, जो कि रामविलास पासवान के साथ या उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उनके साथ ट्रैवल करता है। तो इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज कि लालू यादव या कांग्रेस, लालू यादव के पास संसाधन की बहुत कमी थी,
मैं खुद बिहार गई थी और देखा था कि वहां उनके पास जिसे रिसोर्सेस कहते हैं उसकी कमी रही है, इसलिए वो जो वोट कंसोलिडेशन हो भी रहा था शायद उसे वो, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार है जिनकी सरकार है वहाँ 8-9 देखिए साल से। अजीत, इस बार नीतीश कुमार की सरकार इलेक्शन लग नहीं रहा था कि उस तरीके से लड़ रही है। आप भी गए थे बिहार, मैं भी गई थी, लेकिन वैसा लग नहीं रहा था कि एक सरकार जो है, एक पार्टी जो सरकार में है वो उस तरीके से दमखम से चुनाव लड़ रही है। अब एक संबित पात्रा चूंकि हमारे साथ हैं स्टूडियो में, जी बिल्कुल, मैं बिहार होके आया हूँ जी, और मुझे लगता है जो इसमें आंकड़े हैं और जो नतीजे हैं, शायद डॉक्टर संबित पात्रा को भी यकीन नहीं होगा कि इतनी ज्यादा सीटें वहां आ जाएंगी। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि वो तो यकीन कर लेंगे। नहीं, अब तो कर लेंगे। अगर इसके पहले पूछते तो नहीं बताते हो, अगर बिना आंकड़ा बताए पूछते तो वो 25 सीटें बताते, लेकिन 37 सीटें जो है सुनामी मान के 31 सीटें, 31 प्लस 4 तो 35 माइनस भी हो सकता, उतना वो भी नहीं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो रामविलास पासवान उपेंद्र कुशवाहा वाला जो फैक्टर है वो एक फैक्टर जरूर है, जो जिसका फायदा जो अनुराधा जी बिल्कुल है। 10 सीटों पर ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें जो नीतीश कुमार का जो अति महादलित पिछड़ा वोट है वो जो निकला है उसकी भरपाई उससे हुई है। और तो मुझे थोड़ा इन आंकड़ों पर डाउट है, स्वजातीय वोट बैंक है वो कुशवाहा के साथ जा रहा है, कोई मुझे इन आंकड़ों के साथ मुझे डाउट। अब संबित पात्रा, पहले तो आप तो यकीन कर ही रहे होंगे, या आपको भी लगता है इसमें एरर की गुंजाइश है और इससे थोड़ा नीचे होगा? मुझसे पूछेंगे और ऐड कर दूंगा इसमें। और ऐड करके सर टोटल बिहार में 40 या 45-50 तो नहीं लगेगा। देखिए, इसमें अगर क्लासिकली मुझसे पूछा जाए तो मेरा पहला रिएक्शन रहेगा कि इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ रियल वेव वर्सेस मैन्युफैक्चर्ड मार्केटिंग। किसके लिए रियल वेव इस्तेमाल कर रहा हूं और मैन्युफैक्चर्ड मार्केटिंग? देखिए, तमाम अभी जितने दिनों का डिबेट रहा है हाल फिलहाल का, इसमें यही उभर के आ रहा था कि आरजेडी एक बाउंस बैक कर रही है, लालू प्रसाद यादव वापस आ रहे हैं और बहुत बड़े रूप में आ रहे हैं। तो इसको मैं मैन्युफैक्चर्ड मार्केटिंग कहूंगा, क्योंकि अगर चाणक्य के इस रिपोर्ट को सही माना जाए तो वो उस प्रकार से नहीं आ रहा। आप पहले मान पा रहे हैं सही? क्यों नहीं मानेंगे? आप कर रहे हैं तो हम तो मैं नहीं करूं, मैं पूछ रहा हूं आप मान रहे हैं सही? आपको ये यकीन हो रहा है? कितना हो सकता है? यकीन हो रहा है, और इसी को वेव कहते हैं। अच्छा। जो हमने वेव कहा है और इतने महीनों तक डिबेट किया है, स्वाभाविक रूप से जब वेव होता है तो ऐसा ही फिनोमिना होता है जिसको कई बार न्यूज रूम में हम मान नहीं सकते हैं, मगर वो उभर के आता है। तो इसी कारण से मुझे लगता है ये माननीय भी है, और ये जो मैंने कहा मैन्युफैक्चर्ड मार्केटिंग वाला विषय यह भी है, मगर इसमें एक दुखद पहलू और इमोशनल पहलू भी है। वो इमोशनल पहलू जेडीयू का समाप्त होना है। और देखिए, इस पूरे चुनाव में उभर के ये आया है कि किसी एक नेता ने अपने पांव पे सबसे जबरदस्त तरीके से कुल्हाड़ी मारा है तो वो नीतीश कुमार ने मारा। अब इसमें एक अहम है जो संबित पात्रा और बाकी जो हमारे मेहमान हैं, एक बात नरेंद्र मोदी ने कही थी कि इतनी सीटें आएगी जितनी 84 के बाद कभी नहीं आई। अगर हम इस डेटा को देखें, इसमें एरर ऑफ जजमेंट है, गलत हो सकता है, इसमें बहुत तथ्यात्मक त्रुटियां हो सकती है, लेकिन अगर इस डेटा को मिलान करें 84 से तो बहुत राज्यों में स्थिति कुछ वैसी बनती हुई दिख रही है। जैसे 84 में तब अनडिवाइडेड बिहार था, 54 सीटों में 48 सीटें कांग्रेस को मिली थी। आज की स्थिति में तब झारखंड 14 सीटों झारखंड में गया। आज की स्थिति में 40 में से 31 करीब करीब कुछ वैसी वेव जैसी स्थिति। बिल्कुल नहीं, आप ये देखिए ना कि जो परिवर्तन हुआ है बिहार में, आप पटना में गांधी मैदान में जो रैली हुई थी नरेंद्र मोदी की, बम विस्फोट होते रहे, रैली चलती रही, कितनी रैली ऐसी देखी है। अगर नरेंद्र मोदी की कोई वेव शुरू हुई तो वो बिहार से शुरू हुई, और नीतीश कुमार ने एक अच्छी चलती हुई सरकार को खतरे में डाला। उन्होंने क्यों गठबंधन तोड़ा ये वो जनता को नहीं समझा। अनुराधा जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि जो प्रदीप जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, ठीक है सोशल इंजीनियरिंग की और उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान को लेकर आए और 10 सीटों पर उनको सीटें भी दी और एक जातीय समीकरण से तालमेल बनाने की कोशिश, लेकिन इन सब के बाद भी नीतीश कुमार अगर 0 से 2 के बीच टिकते हैं तो नीतीश ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया बिहार की जनता के लिए कि 0 और 1 पर टिके। उसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, उसकी वजह 2 वजह थी कि जो बीजेपी का जो कैंपेन था बिहार में, अजीत जी, वो इस बात पर टिका था कि नीतीश की एरोगेंस, नीतीश कुमार की एरोगेंस, बीजेपी का पूरा कैंपेन नीतीश कुमार की एरोगेंस के ऊपर तो पड़ा हुआ था, और वो एक जिसे कह सकते हैं बड़े अटैकिंग मोड में थे कि ये मुख्यमंत्री जो है वो एरोगेंट मुख्यमंत्री है। तो इस तरीके का उन्होंने पूरे राज्य में माहौल फैला दिया कि नीतीश कुमार एक एरोगेंट मुख्यमंत्री है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि उनके पास ऑब्वियस सी बात थी कि जब जैसा प्रदीप जी बता रहे थे
कि वो रैली होती रही और वहां पर नरेंद्र मोदी और पटना की रैली और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बिहार की पूरी लीडरशिप वहां पर खड़ी रही, उससे एक दूसरा मैसेज गया। वो मैसेज था थोड़ा दबंगई का, कि ये जो है ये चीजों को उस तरीके से। तो सवाल ये उठता है, इन सब के बाद भी बिहार के जो आंकड़े हैं, बिहार के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, बहुत चौंकाने वाले हैं। तमाम तर्क, तमाम दलीलें अपनी जगह, लेकिन ये आंकड़े अगर ऐसे होते हैं कि 40 में से 31 सीटों नहीं, पर अजीत एक चीज और मैं आपको बीच में टोक रही हूँ कि अगर आप बिहार का राज्य का चुनाव देखेंगे जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी कॉम्बिनेशन के साथ लड़े थे, उस वक्त भी बीजेपी की का वोट परसेंटेज बढ़ा था। उस वक्त स्ट्राइक रेट बीजेपी का बेहतर था, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा, बीजेपी की जो है तो बीजेपी की बढ़ी थी, नीतीश कुमार की वहीं रुक गई थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बीजेपी पिछले 6-7 साल से, जब से वो सरकार में नीतीश कुमार के साथ आई, तो उसने अपना जो है ना बढ़ाव जो है वो उसने ग्राउंड पर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया।